सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं पद्मनाभ शर्मा और आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो आई होप आपने थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा, यूट्यूब के टाइटल पे देख लिया होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो दोस्तों, आज हम एक ऐसे एग्रीमेंट पर बात कर रहे हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच फ्रेजाइल पीस का एक सिंबल था। एंड आज नहीं, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उसके 2 से 3 दिन पहले की बात है, पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया है। पहलगाम में 26 टूरिस्ट की किलिंग के बाद दोनों देशों के रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि अब 53 साल पुरानी शिमला एग्रीमेंट भी खत्म कर दी गई है। लेकिन क्या था ये शिमला एग्रीमेंट और इसके सस्पेंशन का असली मतलब क्या है, आज हम इसी को पूरी कहानी में समझेंगे, बैकग्राउंड से लेकर करंट फॉलोआउट तक। तो स्टे ट्यून, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक हिस्टोरिक और बहुत ही सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, जिसका नाम है द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972, जिसके सस्पेंशन ने इंडो पाक रिलेशंस को एक नए और ज्यादा हॉस्टाइल दौर में डाल दिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे शिमला एग्रीमेंट का बैकग्राउंड क्या है, एग्रीमेंट के की प्रोविजंस क्या थे, 53 सालों में इसका क्या रिलेवेंस रहा, और अब जब पाकिस्तान ने इसे सस्पेंड कर दिया है तो आगे क्या हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम करंट सिचुएशन समझते हैं। करंट सिचुएशन क्या है, आप समझो कि जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में हुआ रिसेंट टेरर अटैक, जिसमें 26 टूरिस्ट की जान चली गई, इसने इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को और भी ज्यादा खराब कर दिया है। ऑलरेडी दोनों देशों के रिलेशंस तो काफी फ्रॉस्टी थे ही, लेकिन इस अटैक के बाद टेंशन अपने आप पीक पर है, और होना भी चाहिए, होगा भी सही। इन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। ठीक है, एंड इसी डिप्लोमेटिक डेटेरियोरेशन के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो शिमला एग्रीमेंट 1972 को सस्पेंड कर रहा है। और यही डेवलपमेंट है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हम आज डीपली समझेंगे। दरअसल इन्होंने क्यों अनाउंस किया, इससे पहले हमने क्या कहा कि इन्होंने ऐसा किया, 26 टूरिस्ट किल हुए, टेररिस्ट अटैक, क्रॉस बॉर्डर अटैक कर रहे हो आप, टेरर अटैक कर रहे हो, 26 टूरिस्ट हमारे मारे गए। हमारी भारत सरकार ने 8 स्टेप्स लिए, जिसमें से पहला था मेजर कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप जाकर जरूर देखिएगा, मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूंगा। ठीक है, 8 कदम उठाए हमारी, जिसमें से 5 बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप वीडियो को जरूर देखिएगा। इन्हीं के रिस्पॉन्स में फिर इन्होंने, पाकिस्तान वालों ने रिस्पॉन्स में ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो शिमला एग्रीमेंट 1972 को सस्पेंड कर रहा है। एंड यही डेवलपमेंट है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस में आज हम इसको हम डीपली समझेंगे। सो व्हाट इज शिमला एग्रीमेंट, व्हाट इज द शिमला एग्रीमेंट, थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। देखो, शिमला एग्रीमेंट एक बायलैटरल अकॉर्ड है। क्या है? बायलैटरल अकॉर्ड था। साइन हुआ ये 2 जुलाई, 2 जुलाई 1972 को, 2 जुलाई 1972 को साइन हुआ। इसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है जुल्फिकर अली, इनके बीच यहां पर ये एग्रीमेंट हुआ। प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के बीच। क्यों हुआ, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें। ये 4 पॉइंट्स, ये 4 लाइन में आपको बैकग्राउंड समझो आप, कि 1971 का वॉर हुआ, इंडो पाक वॉर। एंड इस वॉर के बाद, इस वॉर में पाकिस्तान को अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिफीट फेस करना पड़ा था। ये आप जानो कि जैसे ही वॉर हुआ ना, इस वॉर में पाकिस्तान को अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिफीट फेस करना पड़ा। एंड इसी के बाद बांग्लादेश का भी जन्म हुआ। और 90,000 से ज्यादा, 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर ने इंडिया के सामने सरेंडर किया था। मैं 1971 के इंडो पाक वॉर के बारे में बात कर रहा हूं, इसके बाद के बारे में बात करूं तो इस कैटेस्ट्रोफिक डिफीट के बाद दोनों कंट्रीज ने सोचा, इस इन शॉर्ट इस वॉर के बाद दोनों कंट्रीज ने सोचा कि अब एक नई शुरुआत की जाए। ठीक है, जहां कन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंट्रेशन को खत्म करके पीस एस्टैब्लिश किया जा सके। एंड इसी विजन के साथ
शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था दोस्तों, इसी विजन के साथ शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था कि हम कन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन को खत्म करते हैं और पीस एस्टैब्लिश करते हैं। इसी विजन को लेकर के एग्रीमेंट साइन हुआ। और आप इस एग्रीमेंट के प्रियम्बल देखोगे, इस एग्रीमेंट का आप प्रियम्बल देखोगे, ये रहा इस एग्रीमेंट का आप प्रियम्बल देखोगे तो यहां पर भी आपको ये विजन क्लियरली नजर आएगा। ठीक है, इस एग्रीमेंट में आप देखो लिखा है दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आर रिजॉल्व दैट द टू कंट्रीज पुट एन एंड टू द कन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्रंटेशन डैश 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 एंड वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ अ फ्रेंडली एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप वगैरह वगैरह। ये प्रियम्बल में लिखा है, ये विजन क्लियरली बताता है कि हम तमाम कन्फ्रंटेशन कन्फ्लिक्ट्स को खत्म करके पीस एस्टैब्लिश करते हैं। इस एग्रीमेंट के प्रियम्बल में भी यही दर्शा रहा है। एंड इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी ने इस पैक्ट को एक वेरी इंपॉर्टेंट बिगिनिंग कहा था। आप समझो, इस एग्रीमेंट को वेरी इंपॉर्टेंट बिगिनिंग कहा क्योंकि ये एक नया चैप्टर था इंडो पाक रिलेशन के लिए, एक नया चैप्टर बना, नई शुरुआत थी। 1971 के वॉर के बाद एक नई शुरुआत थी इस एग्रीमेंट को, जिसका विजन क्लियर था, कन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन को एंड करके पीस एस्टैब्लिश करना एंड फ्रेंडली एंड ह्यूमैनिटेरियन यहाँ पर प्रमोट करना, वेलफेयर प्रमोट होना, इस पर फोकस करना वगैरह वगैरह। अब ये तो हमने देखा कि शिमला एग्रीमेंट क्या होता है, उसके प्रियम्बल में क्या लिखा है, वो विजन जरूर उस प्रियम्बल में भी दर्शाता है, उसका क्या विजन है वगैरह वगैरह, सारी चीजें देखी। अब आते हैं हम इस एग्रीमेंट के की प्रोविजंस पर, जिसमें सबसे पहला है पीसफुल सेटलमेंट। बहुत बहुत क्रिटिकल, बहुत बहुत क्रूशियल, मतलब क्रिटिकल नहीं, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप समझो इसको, इस एग्रीमेंट के सबसे पहला है पीसफुल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। देखो, इसको समझो कि आप दोनों कंट्रीज ने कमिट किया कि सारे डिस्प्यूट्स इंक्लूडिंग कश्मीर, दोनों कंट्रीज ने कमिट किया कि सारे डिस्प्यूट्स, तमाम डिस्प्यूट्स जिसमें कश्मीर का भी डिस्प्यूट इंक्लूड है, उसको बायलैटरल टॉक्स के थ्रू ही रिजॉल्व किया जाएगा। इन सारे डिस्प्यूट्स को इंक्लूडिंग कश्मीर, इन सारे डिस्प्यूट्स को बायलैटरल टॉक्स के थ्रू ही रिजॉल्व किया जाएगा। यहां पर थर्ड पार्टी मीडिएशन जैसे यूएन या अमेरिका को कोई इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। ये पहला की प्रोविजन इस एग्रीमेंट का, दैट इज पीसफुल सेटलमेंट। दूसरा था रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी, कि भैया एक दूसरे के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करना होगा एंड इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। ये दूसरा प्रोविजन इसका, इस एग्रीमेंट का। उसके बाद यहां पर जो सबसे मेजर क्लॉज था इस एग्रीमेंट का, आप समझो प्रोविजन था, वो ये था पुल बैक ऑफ फोर्सेस एंड रीडेफिनेशन ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो हुआ यू, गौर से सुनिएगा, इधर उधर की बात खत्म करो, ठीक है। देखो, पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ कब? 1971 के वॉर के बाद, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, दोनों देशों के मिलिट्री फोर्सेस ने कुछ ऐसे एरियाज पर कब्जा कर लिया था जो उनके ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड टेरिटरीज से आगे थे। अब वॉर के दौरान फोर्सेस जो थी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर गई थी और नए एरियाज पर कंट्रोल एस्टेब्लिश उन्होंने कर लिया था, उनके द्वारा कर लिया गया। अब इसी सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए, किस सिचुएशन को? कि भैया वॉर के दौरान फोर्सेस इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर गई थी और नए एरियाज पर कंट्रोल एस्टैब्लिश उन्होंने कर लिया था। तो इसी सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए शिमला एग्रीमेंट के अंडर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया। सर, क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया? कि दोनों कंट्रीज अपनी फोर्सेस को वापस बुलाएगी, यानी कि जो एरियाज वॉर के दौरान कैप्चर किए गए थे ना,
उनसे मिलिट्री विड्रॉल किया जाएगा और अपनी ओरिजिनल बॉर्डर पर रिटर्न होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया इस शिमला एग्रीमेंट के अंडर। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के इशू को स्पेसिफिकली एड्रेस किया गया यहां पर इस एग्रीमेंट के तहत कि 17 दिसंबर 1971, 17 दिसंबर 1971 के सीज फायर के बेसिस पर जो लाइन ग्राउंड पर एग्जिस्ट करती थी उसको एक नया नाम से ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। ये एलओसी को डिफाइन करते हुए शिमला एग्रीमेंट ने क्लियर कमिटमेंट इंक्लूड की that neither side shall seek to alter the line of control unilaterally irrespective of mutual differences and legal interpretation। नहीं आया होगा समझ में, समझो इसको। हम क्या कह रहे हैं कि एलओसी यहां पर डिफाइन करते हुए शिमला एग्रीमेंट ने क्लियर कमिटमेंट इंक्लूड किया जिसका सिंपल और क्लियर मीनिंग यह था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ये प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने आप अकेला डिसीजन लेकर एलओसी में कोई भी फिजिकल या लीगल बदलाव नहीं करेंगे। अगर किसी को कोई ग्रीवेंस या डिस्प्यूट है भी एलओसी को लेकर, अगर किसी को किसी भी तरीके का ग्रीवेंस या डिस्प्यूट है एलओसी को लेकर तो उसे बायलैटरल नेगोशिएशन के थ्रू ही एड्रेस किया जाएगा। यहां पर आप यूनिलैटरली मिलिट्री एक्शन, फोर्स या किसी भी तरीके का बाउंड्री चेंज अटेम्प्ट अलाउ नहीं करोगे, किसी भी तरीके का फोर्स आप यूज नहीं करोगे। अगर ये भी जो ग्रीवेंसेस या डिस्प्यूट हुए एलओसी को लेकर तो उसे आप बायलैटरल नेगोशिएशन के थ्रू ही एड्रेस करोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन था। अब ये क्लॉज इसलिए बहुत क्रूशियल है क्योंकि ये डायरेक्टली इंश्योर करता था कि ग्राउंड स्टेबिलिटी बनी रहे। अगर दोनों साइड्स अपनी मर्जी से एलओसी बदलने लगे तो कॉन्स्टेंटली नई कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर स्टार्ट होने का रिस्क होता। इसलिए हमने ये इस एग्रीमेंट में डिसीजन लिया। तो प्रैक्टिकली लाइन ऑफ कंट्रोल का रिकॉग्निशन एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज तो था जिसमें दोनों साइड्स अपनी अपनी लीगल पोजीशन मेंटेन रखते हुए भी ये मान गए कि ग्राउंड सिचुएशन को रिस्पेक्ट किया जाएगा। अब कश्मीरी डिस्प्यूट को का अल्टीमेट रिजोल्यूशन पेंडिंग रहा, लेकिन जब तक रिजोल्यूशन नहीं होता तब तक एलओसी को एक डी फैक्टो बॉर्डर के जैसा ट्रीट करने की अंडरस्टैंडिंग हुई। तो ये एक डेलिकेट बैलेंस था, कश्मीर पर अपनी पॉलिटिकल क्लेम्स मेंटेन रखना लेकिन ग्राउंड पर पीस और सीज फायर मेंटेन करना। तो शिमला एग्रीमेंट के इस प्रोविजन का मकसद यही था कि वॉर के बाद भी एटलीस्ट बॉर्डर स्टेबिलिटी बनी रहे, चाहे पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स अनरिजॉल्व्ड ही क्यों ना रहे। इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, रीडिफाइन ऑफ सीज फायर लाइन। एलओसी को रिकॉग्नाइज किया गया। क्या था एलओसी, क्यों रिकॉग्नाइज हुआ, क्या मकसद था इस पूरे प्रोविजन का, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि वॉर के बाद भी एटलीस्ट बॉर्डर स्टेबिलिटी बनी रहे, चाहे पॉलिटिकल डिस्प्यूट अनरिजॉल्व्ड ही क्यों ना रहे। यही इसका मकसद था इस प्रोविजन का। अच्छा, नेक्स्ट प्रोविजन जो नो यूनिलैटरल अल्टरेशन ऑफ एलओसी, मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया, आपको पूरा समझा दिया है। ठीक है, दोनों प्रोविजन समझा दिए मैंने एलओसी को लेकर और उसके पर्पस क्या था इन प्रोविजन का, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम प्रोविजन को डील कर रहे हैं रीस्टोर डिप्लोमेटिक ट्रेड एंड ट्रैवल टाइज को। अब ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब है नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस। मतलब दोनों कंट्रीज ने ट्रेड, बॉर्डर पोस्ट, ट्रैवल फैसिलिटी ओपन करने और डिप्लोमेटिक टाइज नॉर्मलाइज करने का कमिटमेंट दिया इस एग्रीमेंट के तहत। साथ ही यहां पर एलओसी का वायलेशन के लिए फोर्स का यूज नहीं होगा, ये भी एक्सप्लिसिटली लिखा गया। ये हमने यहां पर देखा ही सही कि एलओसी को लेकर अगर किसी प्रकार का वायलेशन होता है, एलओसी के वायलेशन के लिए फोर्स का यूज नहीं होगा। ये एक्सप्लिसिटली इस प्रोविजंस में रीडिफाइन किया गया। साथ ही हमने देखा रिस्टोर डिप्लोमेटिक वाला प्रोविजन। अब एक और है
POWs रिलीज से रिलेटेड प्रोविजन, यानी कि इंडिया ने क्या किया, पाकिस्तान के 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रिलीज करने का वादा किया, जो दुनिया के हिस्ट्री का एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर माना गया। ठीक है, ये भी आप समझो, द रिलीज ऑफ 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर, इंडिया ने वादा किया था, इनको छोड़ा, और ये हिस्ट्री का बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर माना गया था। आप समझो इस एग्रीमेंट का मकसद कहाँ जा रहा था, पर्पस, विजन क्लियर था, पीस मेंटेन करना, कन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन को खत्म करना और पीस एस्टैब्लिश करना। तो ये उसी की देन है ये सब प्रोविजंस। ठीक है, अब आप समझो, ये तो हमने समझा कि एग्रीमेंट क्या होता है, सिमला एग्रीमेंट, इसके विजन क्या है, क्या पर्पस है, लीगल प्रोविजंस हमने कुछ देखे, की प्रोविजंस हमने कुछ देखे। अब हम अगर पूछें, सवाल ये उठता है कि क्या सिमला एग्रीमेंट अपने प्रोमिसेस में सक्सेसफुल रहा? इतनी सब बातें कर दी बढ़ा चढ़ाकर कि हम पीस एस्टैब्लिश करेंगे वगैरह वगैरह, तो सवाल उठता है कि क्या सच में सिमला एग्रीमेंट अपने जो प्रोमिसेस थे, अपने जो वादे थे, उस पर सक्सेसफुल रहा या नहीं? तो टेक्निकली बोलें तो ये एग्रीमेंट इंडो पाक रिलेशंस का एक डिप्लोमेटिक फाउंडेशन रहा, क्योंकि जब भी पाकिस्तान कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करता था, मैं कह रहा हूं कि जब भी पाकिस्तान कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करता था, तो इंडिया इन्हें बार बार यही याद दिलाता था, इंडिया इन्हें बार बार सिमला एग्रीमेंट का ही रेफरेंस देता था, ये कहकर कि यह सिर्फ बायलैटरल इशू है। लेकिन प्रैक्टिकली सिमला एग्रीमेंट का स्पिरिट काफी बार वायलेट हुआ है दोस्तों। आप देखो 1980 कैसे वायलेट हुआ, आप देखिए 1984 में सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, 1999 में कारगिल वॉर हुआ, फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और एलओसी वॉयलेशन ऑलमोस्ट रेगुलर बने रहे। अभी आप देखो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ या नहीं, ये आए, इन्होंने 26 टूरिस्ट को मारा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो है ये। तो प्रैक्टिकली सिमला एग्रीमेंट की स्पिरिट काफी बार वायलेट होते आ रही है और अभी भी हुई। ठीक है, तो कह सकते हैं कि सिमला एग्रीमेंट का लेटर अलाइव रहा, लेकिन स्पिरिट कॉम्प्रोमाइज होती रही और होती आ रही। ठीक है, तो यह हमने देखा कि टेक्निकली ये एग्रीमेंट अपने जो प्रोमिसेस इसमें है वो फुलफिल कर भी पा रहे थे। अब आते हैं इसके इम्पैक्ट पर। इम्पैक्ट ऑफ द सस्पेंशन ऑफ सिमला एग्रीमेंट बाय पाकिस्तान। देखो, पाकिस्तान का इस एग्रीमेंट को सस्पेंड करना एक मेजर डिप्लोमेटिक इवेंट है। इनका ऐसा करने से क्या इम्पैक्ट हो सकता है आप समझो। एलओसी टेंशन राइज हो सकते हैं, एलओसी टेंशन राइज हो सकते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल में टेंशन राइज हो सकते हैं, क्योंकि जब रिस्पेक्ट फॉर एलओसी का कमिटमेंट सस्पेंड हो जाता है ना, तो फायरिंग इंसिडेंट्स और मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो एलओसी टेंशन राइज होगा, साथ ही थर्ड पार्टी मीडिएशन पुश देखने को मिलेगा। पाकिस्तान फिर से कश्मीर को यूनाइटेड नेशन या ग्लोबल फोरम में उठाएगा और इंटरनेशनल अटेंशन खींचने की कोशिश करेगा, जो सिमला एग्रीमेंट के डायरेक्ट वॉयलेशन में आता था कि नहीं। बट अब पाकिस्तान ऐसा करेगा, सस्पेंड कर दिया, तो उसके बाद ये इंपैक्ट देखने को मिलेगा। वो इंटरनेशनल अटेंशन खींचने की कोशिश करेगा, और यही सिमला एग्रीमेंट का वो डायरेक्ट वॉयलेशन में आता था। ठीक है, साथ ही तीसरा इंपैक्ट डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन यहां पर देखने को मिलेगा। ऑलरेडी डिप्लोमेटिक रिलेशन क्लोज टू जीरो हैं। अब जब सिमला एग्रीमेंट भी ऑफिशियली सस्पेंड हो गया, तो कोई फ्रेमवर्क ही नहीं बचा जो रिलेशन को मैनेज कर सके। अब फ्रेमवर्क ही खत्म हो गया, तो डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन भी यहां पर एक इंपैक्ट है। साथ ही रीजनल स्टेबिलिटी भी यहां पर एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। साउथ एशिया में रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के प्रोस्पेक्टस और भी खराब हो सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल पावर्स के लिए ये एक सिक्योरिटी कंसर्न बन सकता है।
तो ये कुछ हमने इम्पैक्ट देखे, इसके सस्पेंशन के बाद क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन देखते हैं, पॉलिटिकल कमिटमेंट क्या है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट यहाँ समझना जरूरी है कि शिमला एग्रीमेंट कोई इन्फोर्सिबल लीगल ट्रीटी नहीं थी, नॉट लीगली इन्फोर्सिबल। ये कोई ये एक पॉलिटिकल कमिटमेंट थी जो गुडविल और ट्रस्ट पर डिपेंडेंट थी। इसमें कोई इंटरनेशनल इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं था। इसलिए जब भी पॉलिटिकल विल कम हुई, एग्रीमेंट प्रैक्टिकली रिडंडेंट बन गया, ठीक है। और आज पाकिस्तान का सस्पेंशन अनाउंस करना, आज पाकिस्तान का इस एग्रीमेंट को लेकर सस्पेंशन अनाउंस करना, एक तरह से यह माना जा सकता है कि पॉलिटिकल गुडविल का फाइनल डेथ ब्लो लग गया है, ठीक है। इन कंक्लूजन, आज के सिचुएशन में दोस्तों शिमला एग्रीमेंट का सस्पेंशन एक सिंबॉलिक और स्ट्रैटेजिक दोनों लेवल पर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इंडिया के लिए यह वक्त है कि अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन करें। डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन रखना जरूरी है, लेकिन अपनी सॉवरेंटी और नेशनल इंटरेस्ट के साथ यहां पर रक्षा भी करना है। और हमें ये रियलाइज करना होगा, हमें रियलाइज करना होगा कि एग्रीमेंट्स पेपर पर लिखने से शांति नहीं आती। हमें रियलाइज करना होगा कि एग्रीमेंट्स पेपर पर लिखने से शांति नहीं आती जब तक दोनों तरफ जेन्युइन कमिटमेंट और स्टेबिलिटी की इच्छा ना हो। एंड शिमला एग्रीमेंट एक सपना था इंडो पाक पीस का, लेकिन जहां सपने और ग्राउंड रियलिटीज टकराते हैं, वहां एग्रीमेंट सिर्फ कागज पर रह जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा, ठीक है, क्या फ्यूचर यहां पर देखने को मिलेगा। इतना था हमारे इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में इंडो पाक रिलेशंस बेटर हो सकते हैं? जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए कि फ्यूचर में इंडो पाक रिलेशंस बेटर हो सकते हैं, क्या रियलिटी होगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट लीगल, डिप्लोमेटिक और करंट अफेयर्स बेसिस वीडियो, करंट अफेयर बेस्ड वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे अवेयर, स्टे रिस्पॉन्सिबल। जय हिंद, जय भारत।